एमडी कैट के अंदर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, लेकिन आप सोचेंगे जब आप एमडी कैट दे रहे होंगे तो एमडी कैट का एक अपना एक प्रेशर होता है, एग्जाम कोई भी हो उसका एक प्रेशर होता है। आप अगर बाहर उसकी 1 मिनट में प्रैक्टिस करके आए हैं ना, तो डेफिनेटली वो एमडी कैट में आपको 2 मिनट्स पे लेकर जाएगा, क्योंकि शुरू के कोई 5-10 मिनट तो आप खुद को कंपोज कर रहे होते हैं। फिर पेपर में अक्सर एक कोई क्वेश्चन शायद पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा देखने में लग जाए कि वो आपको बिल्कुल ही ना आ रहा हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम जीरो पे ड्रॉप हो जाता है। उस चीज़ को बहाल करने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए आपके 2 से 4-5 मिनट जा सकते हैं, ठीक है। फिर किसी क्वेश्चन पे आप हैंग हो सकते हो कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, और अगर शुरू के खुदा न खासा शुरू के 5-6 सवाल ही आपको पढ़ के समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो आपका तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल माइनस में चला जाएगा। उसको बिल्कुल मेंटेन करने के लिए आप 10 से 15 मिनट लगा सकते हो। तो आपने जो एमडी कैट के अंदर 1 मिनट 1 क्वेश्चन है ना, तो आप उसकी घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप 120 मिनट्स के अंदर जो है आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका इतना पोटेंशियल बन चुका हो कि आप इजीली जो भी सिनारियो चेंज हो रहा होगा ना एमडी कैट में, आपके साइकोलॉजिकल मोटिवेशन लेक हो रही होगी, वो सारी चीज़ें आप बैलेंस कर सकें। ये जितना भी पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल आपको अभी क्रिएट करना है। ये आपको एमडी कैट वाले दिन क्रिएट नहीं करना है, एग्जाम में बैठ के क्रिएट नहीं करना है, ये आपको अभी प्रिपेयर करना है। तो ये लास्ट के जो 30-40 दिन बच रहे हैं ना, उसमें आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। साथ साथ में आप एमसीक्यूज की जब प्रैक्टिस करें ना, तो अपनी एक आप मिस्टेक बुक बना लें। मिस्टेक उसमें क्या करेंगे आप कि एक ऐसा रजिस्टर या एक ऐसी कॉपी अपने साथ रख लें, जिसमें आपका जो एमसीक्यू, जब आप कीज चेक करते हैं ना, कीज मैच करते हैं, तो मोस्टली जो अच्छी बुक्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी सारों के साथ जो है एमसीक्यूज की कीज के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई होती हैं। नहीं भी लिखी हुई होती हैं तो आपके पास फ़ोन होता है, आप उसको इजीली जो है किसी भी एआई से पूछ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन आप पूछ सकते हैं। तो आपको एक्सप्लेनेशन जब पता चलती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा, मैंने जब चूज़ कर रहा था मैं इसका ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी। आप वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करके यहाँ पर आप नोट करें। ये जो आपकी मिस्टेक बुक होगी ना, ये जो मिस्टेक कॉपी आप बनाएंगे अपने साथ में, इसको आपने डेली, जब आप फ्री हो जाएं, जब आप ये सारा काम कर चुके हों, तो एंड पे जैसे बिल्कुल आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हैं, अब आपके माइंड में आपने जो एक दिन का टारगेट था अपना पढ़ने का वो कर लिया है, आप लाजमी इसको खोलें और इसको एक बार गो थ्रू करें कि आपकी जो मिस्टेक्स थी वो क्या थी, और आपने उसको भी दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये लाजमी आपने बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ आपको इंडिविजुअली करेक्ट करती है कि आपकी अपनी जो तैयारी है वो कितनी है, और आपको खुद में क्या करेक्शन करनी है। ये एंड बिल्कुल स्पेसिफिक है आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपकी खुद की सेल्फ तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करते जाना है। फिर उसके बाद है डेली कितने एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए। तो बिल्कुल डेली आप कम से कम भी आप 150 एमसीक्यू सॉल्व करें। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने 150 तक सॉल्व करने हैं, लेकिन 150 अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, एक दिन में स्टार्ट आप कर रहे हैं, तो आप 50 से स्टार्ट कर लें। 50 नेक्स्ट डे पे 60 कर दें, 70 कर दें। और ये आपने ऐसे नहीं करने कि आप बैठे हैं एक ही सिटिंग में, आपने बैठ के ये 150 सॉल्व करने, ऐसा नहीं है। जैसे आप एक सिटिंग में बायो के कर लें, एक सिटिंग में इंग्लिश के कर लें, एक सिटिंग में आप लॉजिकल रीजनिंग कर लें, केमिस्ट्री के कर लें आप। और केमिस्ट्री के अगर आप जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स को कर रहे हैं, और अगर आपको उसमें थक जाते हैं आप, ज़्यादा सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन है, तो फिर आप ऐसे कर लें, जैसे 15-20 क्वेश्चन एक सीटिंग में किए बैठ के, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेके फिर आपने 15-20 क्वेश्चन कर दिए। लेकिन आप हर क्वेश्चन जो भी कर रहे हो ना, तो आप उसका एक टाइमर सेट करके कीजिएगा कि कितने मिनट में आप कितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज़ आपको शुरू में बॉदर लग रही होगी थोड़ी सी कि ये अब हम एमडी कैट की तैयारी करें, फिर टाइमिंग भी साथ में सेट करें, फिर हम बार बार वॉच को भी देखते जाएं, फिर हम एक स्टॉप वॉच भी साथ में यूज़ कर रहे हो, फिर हम मिस्टेक बुक भी बना रहे हो। ये सिर्फ आपको अभी फील हो रहा है कि ये इतनी झंझट करने की में क्या ज़रूरत है। ये झंझट नहीं है, ये आपका डिसिप्लिन है, ये आपकी कंसिस्टेंसी है जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगी। अगर आप वन डे, एक दिन में आप बैठ के ये वाली चीज़ें आप करेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत झंझट हो रही है। लेकिन सिर्फ 2 से 3 दिन में आपकी ये चीज़ें जो है ना, ये आपको आउटपुट देना शुरू कर देंगी। आपके अंदर इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है आपको खुद नजर आने लग जाएगी। लास्ट डे पे आप देखिएगा कि आप मिस्टेक कॉपी में कोई एक चीज़ भी नोट नहीं कर रहे होंगे, और पहले दिन आप देखना कि आप लोग कितने सारे पॉइंट्स लिख रहे हो इसमें। अगर आप डेली डेली इसके अंदर पॉइंट्स लिखने आपके कम होने लग गए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आपकी मिस्टेक्स इंप्रूव हो रही हैं, आपकी मिस्टेक्स अब नहीं हो रही हैं, आप उनको करेक्ट करना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्या पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमडीकेट एस्पायरेंट्स के माइंड में होता है कि क्या पास्ट पेपर्स रिपीट होते हैं। तो पास्ट पेपर्स एज इट इज़ रिपीट नहीं होते कि जो क्वेश्चन पिछले साल आया था या 2-4 साल पहले आया था तो वही क्वेश्चन दोबारा से भी आ जाए, ये इस तरह नहीं होता है। लेकिन
पैटर्न्स रिपीट होते हैं कि जैसे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन हर साल तकरीबन टच होता है। अब किसी साल वो SP3 का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी साल जो है वो सिग्मा और पाई में से ज़्यादा पूछ लेते हैं, किसी साल वो SP2 का पूछ लेते हैं, कहीं वो SP का पूछ लेते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा लेकिन सेम टॉपिक रिपीट होता है, सेम टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। और केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में भी आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो तो आपने छोड़ना ही नहीं है, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े उन टॉपिक्स को करने के लिए, वो टॉपिक्स आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। वो मैं आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ बताऊंगी। केमिस्ट्री की जो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर मैं बताऊंगी आपको कि पास पेपर में से केमिस्ट्री को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। जो पास पेपर्स हैं उस पर जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, टॉपिक्स रिपीट होंगे, चैप्टर्स रिपीट होंगे। अगर कोई MCQs डाउटफुल हो या नहीं आता हो तो अटैम्प्ट करें या स्किप कर दें। देखें, ये वाली जो चीज़ हम डिसाइड करते हैं ना कि अटैम्प्ट करना है या स्किप करना है, ये डिपेंड करती है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आप देखें, आपके पास नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है MD-CAT के टेस्ट में, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। ये जो आपके पास एडवांटेज है ना, ये तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो आप लोग खुश हो जाएं। ठीक है, इसके लिए तो आप लोग खुश हो जाएं कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी मैंने एक टेस्ट दिया था तो उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और यकीन करेंगे सोचने के लिए जो टाइम जा रहा होता था वो एक अलग टेंशन होती थी कि यार इस MCQs पे मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं ये पीछे भी इतने MCQs पढ़े में, और दूसरा ये सोच होती थी कि ये मैंने अगर कर दिया, डाउट में हूँ, अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे कितने मार्क्स कटेंगे अगर ये गलत हो गया तो, और अगर ये सही हो गया तो मेरे कितने मार्क्स बच जाएंगे। ये वाली जो सिचुएशन होती है ना कि 1 मिनट में आपको सारे ही पैरामीटर्स पे सोचना है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट करती है। बहरहाल आप लोगों को ये वाला सीन नहीं है, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके पेपर में। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना तो आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सारा पेपर अटैम्प्ट करें, चाहे आपको आ रहा है चाहे आपको नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन आपको वो वाली बात कि तुक्का कैसे लगाना है, तो तुक्का लगाने की भी दो किस्में होती हैं। एक होता है कि बस आपने लगा दिया तुक्का, ठीक है, कुछ आपने अपनी कोई माइंड में कोई डिजिट्स पुट किए हैं, या आपने जो है कोई आपके पास दुआ है कि आप वो दुआ पढ़ते हो जिस पे एंड होती है उस पर टिक लगा देते हो, तो ये देसी वाले टोटके आपके आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप एक एजुकेटेड टिक लगाएं, ठीक है, एजुकेटेड गैस लगाएं। वो एजुकेटेड गैस कैसे आपने लगाने हैं? एजुकेटेड गैस लगाना ऐसे होता है कि आप जो है ना वो ऑड वन आउट वाला सिस्टम करें, मतलब कि जो आपको MCQs में गलत अगर पता चल गया है ना तो वो आप हटा दें सबसे पहले, ठीक है। आपने एक एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है? देखें, जो MCQs की लाइन होती है ना, जो MCQs होते हैं वो MCQs की जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, इसको कहते हैं स्टेम। ठीक, आपको स्टेम के अंदर कोई टर्म, कोई ऐसा वर्ड समझ में आ रहा है जो कनेक्ट करता हो आपकी नॉलेज के साथ, तो अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड समझ में आ रहा है, कोई सा कॉन्सेप्ट आ रहा है उससे, या तो उस पर थोड़ा सा जोर दें अपने दिमाग पे, और फिर आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस में से आपको पता है एक करेक्ट होगा और बाकी के 3 डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं ना उनको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपकी तवज्जो को कि ये भी सही हो सकता है। अब देखें, एक MCQ इस टाइप का होगा, कोई MCQ इस तरह का होगा कि आपको उसका आंसर पता होगा तो उसमें डिस्ट्रैक्टर कुछ भी नहीं कर सकता आपके साथ, वो तो आपको आपको वैसे ही पता है, नॉलेज है आपको कि वो आंसर सही है या गलत है। लेकिन जहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशन है कि आपको MCQ नहीं आ रहे हैं, डाउटफुल हैं आप, या ऐसा है कि वो आपके माइंड में उसका बिल्कुल ही आंसर कोई डेवलप नहीं हो रहा, तो आप उसकी स्टेम के वो बार बार रीड करें, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई पढ़ी हुई बात आपके माइंड में रिकॉल होगी। उसके साथ आप डिस्ट्रैक्टर्स को या जो करेक्ट ऑप्शन है उनको कनेक्ट करें। अगर आप एक भी डिस्ट्रैक्टर ढूंढ लेते हैं ना, मतलब एक भी गलत ऑप्शन आपको पता चल जाता है, उसको फौरी तौर पे काट दें, उसके ऊपर फिर ज़्यादा नहीं सोचें। फिर बाकी के जो 3 होंगे, अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, उन 3 में से भी आप देखें कि कोई 2 हैं जो आपस में रिलेट कर रहे हैं। जो आपस में रिलेट कर रहे होंगे तो ज़ाहिर है अगर ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं तो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि अगर ए भी वही बात बताने की कोशिश कर रहा है जो बी बता रहा है तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों गलत हैं। फिर आपके पास जो एक इस तरह का ऑप्शन होगा जिसके अंदर कुछ वेरिएशन होगी या कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे आप डाउट कर रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर एक गैस लगा सकते हो कि हाँ चलो ये ठीक है। ठीक, लिए एजुकेटेड गैस होता है कि आपने सोच समझ के तुक्का लगाना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना कि चलो इसको भी ए कर देता हूँ तो इसको बी कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप स्किप नहीं करें, और स्किप नहीं करेंगे तो सोच समझ के गैस लगाएं, लेकिन सिर्फ इन MCQs के ऊपर जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। MD-CAT में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कौन सी मिस्टेक्स करते हैं? ये देखें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने लाजमी ये वाले पॉइंट्स को अच्छे से सुनना है। मिस्टेक्स, ये काम आपने करने नहीं है, जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये आपने, ये आप मिस्टेक्स में जो काउंट हो रहे हैं वो वाले काम है।
सबसे पहला जो काम करते हैं सिर्फ नोट्स पढ़ना, कि नोट्स को पढ़ते हैं। भाई नोट्स जो होते हैं ना, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने से आप एमडी कैट पास नहीं कर लेंगे अपना। और एमसीक्यूज कम सॉल्व करना, आपको डेली बेसिस पे जितने करने चाहिए वो आपको लाजमी करने हैं। अब देखें, अगर आप एक स्टूडेंट एक दिन में 50 एमसीक्यूज कर रहा है, चले हम मिनिमम लगाते हैं कि वो 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, तो वो 30 डेज में कितने कर लेगा? ठीक है, कितने कर लेगा वो 30 डेज में? 1500 क्वेश्चन। 1500 एमसीक्यू जो है, एक स्टूडेंट ऐसा जो डेली 50 क्वेश्चन कर रहा है वो 1500 क्वेश्चन कर चुका होगा एमडी कैट से पहले। अब आप सोचें कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक दिन में एमसीक्यूज भी ज़्यादा सॉल्व करते हैं। जब वो एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस बन जाती है। जब एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना, तो एमसीक्यूज आप एमडी कैट में बैठेंगे, आपको आधे से ज़्यादा एमसीक्यूज ऐसे लग रहे होंगे कि ये रिपीटेड है, ये आपने कहीं पहले किए हैं सॉल्व। आपके माइंड में आंसर क्लिक करेगा। क्योंकि देखो बेटा, जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, ओपन एंडेड नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है कि इसके अंदर से सिलेबस आएगा। उस सिलेबस के आप कितने एमसीक्यूज करोगे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप हाइब्रिडाइजेशन है फॉर सपोज, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ तो मैं ज़्यादातर केमिस्ट्री की एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन हम उठा लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर से कितने एमसीक्यूज निकल सकते हैं? बहुत ज़्यादा भी कर लो, बहुत ज़्यादा भी कर लो, बहुत ज़्यादा भी कर लो तो 100+। ठीक है, क्योंकि आप एमडी कैट में हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन की सिर्फ 3 टाइप्स इंक्लूडेड हैं, एसपी, एसपी2, एसपी3, और कुछ उसके जो हैं वो रीजंस कि कहाँ पर जो है लोन पेयर आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा, ये वाले पॉइंट्स। तो हम इसके कितने भी एंगल से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो हर डायमेंशन से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आप कर चुके होगे ना इसका। जब आप ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे तो कोई ना कोई एमसीक्यूज टच कर चुके हो आप इसकी हर डायमेंशन का। तो जब आप एमडी कैट में बैठेंगे, एमडी कैट आप कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ये पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से उसका कोई ना कोई वर्ड, कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी, कोई ना कोई ऑप्शन लिंक करेगा आपके माइंड में, कनेक्ट करेगा वो आपकी नॉलेज से। और जब आप एमसीक्यूज करना शुरू कर देते हैं ना, तो शुरू में आपके सर में भी दर्द होगा, सर भारी होगा थोड़ा सा, क्योंकि जब आप एक स्टेम को पढ़ा, फिर उसमें से ऑप्शंस को चूज किया, इससे जो है ना वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे होते हो, आपका माइंड थक रहा होता है। और माइंड जब थक रहा होता है तो आपको, आपकी पूरी बॉडी थक रही होती है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड है आपके ऊपर, और आपका जो आंखें भी दुखेंगी, सर भी दुखेगा, सर भारी हो जाएगा, बार बार आपको कैफीन की ज़रूरत पड़ेगी या कोई भी चीज़ जो भी आप खाते हैं शौक से। लेकिन आपने एमसीक्यूज करने छोड़ने नहीं है। ये शुरू में आपको 10 से 15 मिनट का दर्द आप बर्दाश्त कर लें, और जब आपकी ये रूटीन बन गई ना कि आप 50 से ऊपर एमसीक्यूज डेली करने लग गए हो, सिर्फ 1 या 2 दिन आपको थोड़ा सा ये पेन फील होगा सर में, फिर आपका माइंड जो है ना वो पोटेंशियल क्रिएट करना शुरू कर देगा कि ये हमें इतनी देर तक ये काम करना है, ये एक्सरसाइज हमें इतनी देर तक करनी है। तो हमारा माइंड इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली जब डेली करेगा तो वो एक्टिवेट हो चुका होगा। जब वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाएगा एमसीक्यूज करने पे, एमसीक्यूज की ट्रिक्स को समझने पे, तो वो आपको निकाल निकाल के चीज़ें देगा कि किस तरह से आपको जो करेक्ट ऑप्शन हैं वो चूज़ करने हैं और जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको हटाना है। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप इसको करके देखें, आपको, आप कहेंगे कि वाकई ही इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी लॉजिक थी। आपका माइंड इसको एक्सेप्ट करेगा, आपका माइंड बिल्ड होगा इस एक्सरसाइज के साथ। नंबर 3 जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, वो होती है मॉक टेस्ट ना देना। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आप पूरा टेस्ट जो है ना वो आप एक साथ दें। जैसे आप एक दिन में पूरे 180 एमसीक्यूज करें, 81 बायो के, 45 केमिस्ट्री के, 36 फिजिक्स के, 9 इंग्लिश के, 9 लॉजिकल रीजनिंग के, या आप पूरा मॉक टेस्ट दें। आपको पता है कि मॉक टेस्ट इजीली आपको अवेलेबल होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपने लाजमी देना है, ये आपने छोड़ना नहीं है। एमडी कैट से पहले आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं ना वो दे दें। और उसके बाद नंबर 4, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई आएंगे तो कितने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे, 2-4 आ जाएंगे, चलो लगा देंगे तुक्के, खैर है। लेकिन इतनी वास्ट है, इतनी लेंथी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसके 6-7 चैप्टर्स बिल्कुल कनेक्टेड हैं। तो वो एक प्रेशर ही बिल्ड हो जाता है कि यार ये बहुत एक लेंथी जो है ना वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसको कैसे करना है। लेकिन ये ट्रस्ट में इसको करना बड़ा आसान है, ये लिंक करती हैं चीज़ें, इसको आप करेंगे ना तो ये कोई आपके आधे घंटे 1 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक हो जाती है। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हो। बस आपको डायरेक्शन सही मिलनी चाहिए कि आपने करना कैसे है इसको। ठीक है, तो उस डायरेक्शन के लिए मैं हूँ आपके पास, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी कराऊंगी इंशाल्लाह। और आपको केमिस्ट्री के अंदर तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी
हो सकी जितना ज़्यादा मैं बना सकी वीडियोज़, जितना ज़्यादा कंटेंट बना सकी केमिस्ट्री के ऊपर, तो इंशाल्लाह आई विल माय बेस्ट फॉर यू पीपल कि आपके जो है वो थोड़े ही दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपके पास उसको करने का टाइम भी हो। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ना करना, जैसे अभी हम ऊपर बात करके आए थे ना कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, दैट इज़ नॉट अबाउट कि आप एमडी कैट से जो है वो निकल के कहें कि यार मैंने तो ना वो टाइम की मैनेजमेंट ही नहीं सही हुई, मेरी तरह एमसीक्यू जो है जल्दी जल्दी में किए, शुरू पे मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर मैंने शुरू में ही जल्दी से सारे कर दिए, बाद में मैंने देखा तो उसका आंसर कुछ और था। ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो लोग, ये उनके लेम एक्सक्यूजेज होते हैं जो वर्क ये गलती हम रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने ये टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस पहले से करनी है। और जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जो चीज़ नहीं आ रही ना, वो चीज़ छोड़ देनी कि यार ये नहीं आता मुझे, मैं इसको छोड़ देता हूँ। वीक टॉपिक्स को पोस्टपोन करना। आप वीक टॉपिक्स है ना, तो आपने पूरे नहीं आपने पढ़ने, आपको थोड़ा सा भी उसका कॉन्सेप्ट आप सीख लें, आप उससे रिलेटेड एमसीक्यूज ज़रूर करें। बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आ रही, जैसे कोई फॉर सपोज कि कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप ऐसे समझ लें कि आपको जो है वो केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता, सपोज केमिकल काइनेटिक्स नहीं आ रहा मुझे, अब मुझे केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स के भाई मुझे ये ऑर्डर और ये रिएक्शन मैकेनिज्म निकालने और रेटला बनाना, ये बस मुझे कन्फ्यूजन हो रही है इन चीज़ों में, मुझे ये क्वेश्चन नहीं करने आ रहे होते। तो ठीक है, नहीं आ रहे ना, थोड़ा बहुत नॉलेज, जो चीज़ नहीं आ रही होती है आपको, थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी, उसके मेन स्टेटमेंट जो आपको समझ आ रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं आ रहा, जो जो ऊपर ऊपर से आपको चीज़ें समझ आ रही हैं आप वो लाजमी करें। उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज लाजमी करें। जब आप उसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या गलत किया, क्या सही किया। फिर वो चीज़ें आप अपनी मिस्टेक बुक में नोट कर लें। मिस्टेक बुक को आप गो थ्रू करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। देखिए, आपको यहाँ पे किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को मास्टर नहीं करना, आपको एमडी कैट को अच्छे से देना है, अपना मेरिट अच्छा बनाना है, और आपने एमडी कैट की सीट लेनी है। आपको कोई जंग नहीं हो रही है कि आपको केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता है तो आप उस चीज़ को लेके तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम कर लो या अपने प्रेशर फील करो। आप उसको इतना कर लें कि अगर उसमें से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, अगर हम उसका ओवरऑल परसेंटेज निकालें तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, उस 2 से 3 क्वेश्चन का इतना प्रेशर आप लेंगे, उसके ऊपर आप दिन लगा दें, हफ्ते लगा दें उस चैप्टर को करने में, और तब भी आपको वो समझ नहीं आ रहा हो, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको छोड़ें। आप उस पर आधा घंटा लगाएं और उसको उसके मेन एमसीक्यूज करें और उसके बाद उसको रख दें। जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी आ रही है ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको छोड़ना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि बस उसको खोल के ही ना देखो, उसके एमसीक्यूज करें, उसके बाद उसको आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही रखते हैं बिल्कुल टच किए बगैर। आपने उसको वीक टॉपिक्स को पोस्टपोन नहीं करना, थोड़ा सा उसको देखा, उसके एमसीक्यूज किए, देन उसके बाद जो है आप उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं कि आपका जो है वो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ है, आपका माइंड उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप उस पर टाइम लगाएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एंड दैट इज द एमडी कैट की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ्स क्या हैं। चलें बताएं बेटा, क्या है कॉमन मिथ्स, सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ्स क्या हैं, बताएं। आप लोग सोच रहे होंगे अभी, और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी जो बातें हैं, ये कॉमन क्वेश्चन जो हैं, ये मैंने कैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं क्यों इनको नोट कर रही हूँ, तो ये बेटा वो सारे सवाल हैं जो हर साल मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहे हुए हैं, तकरीबन कोई 14-15 सालों से। ठीक है, और इस दौरान जितने भी बच्चों से बातचीत होती है, जो भी मेरी कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे बातचीत के दौरान ये वाले सारे कॉमन क्वेश्चंस वो हैं। इसी वजह से ये इस तरह से पेपर में मैंने नोट किए हैं, जो व्हाट्सएप चैट में पड़े हुए हैं, इनबॉक्सेस में पड़े हुए हैं, तो ये वाली सारे पॉइंट्स। सबसे पहली मिथ पता है क्या, सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स का पेपर डिफ़िकल्ट होता है। भाई ऐसा नहीं है, पेपर पैटर्न जो है वो हर एक एग्जामिनर की थिंकिंग डिफरेंट होती है। जैसे अभी हम बात करके आए थे ना कि यूएचएस बनाता है पंजाब का पेपर, तो कि प्रोफेसर्स पेपर बनाएंगे ना पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक, तो उनका क्वेश्चन पिक करने का स्टाइल, क्वेश्चन बनाने का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, अब जिसकी जैसी अप्रोच होगी ना माइंड की, वो उस टाइप का पेपर बनाएगा, कोई कॉन्सेप्चुअल बनाएगा, कोई एनालिटिकल बनाएगा, कोई डायरेक्ट बनाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से आप समझ लें। तो हर सब्जेक्ट, हर प्रोविंस का पेपर अपने डिफरेंट लेवल के हिसाब से डिफ़िकल्ट होता है, और आसान भी होता है, और मॉडरेट लेवल का भी होता है। ये डिपेंड करता है। अब मैं पेपर देख के कहूँगी कि मुझे पेपर ईजी लग रहा है, बायो का पेपर देखकर मैं कहूँगी कि मुझे पेपर मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे बायो नहीं आती है। ठीक है, और मुझे फिजिक्स नहीं आती है, तो मैं कहूँगी मुझे फिजिक्स का पेपर मुश्किल लग रहा है, या फिजिक्स का पेपर मुश्किल आया था क्योंकि मुझे फिजिक्स नहीं आती है। तो इसका ये मतलब नहीं है
ठीक है? ये मुश्किल और आसान वाली चीज़ें हम ज़ाती तौर पे महसूस कर लेते हैं, जबकि एवरेज ऐसा नहीं होता है। ये हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से पेपर मुश्किल, आसान, मॉडरेट तीनों चीज़ों में मिक्स होता है ये। उसके बाद है सिर्फ पास पेपर्स कर लो सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं है भाई। पास पेपर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं कि क्वेश्चन इस लेवल का आएगा, इस तरीके का आएगा, लेकिन पास पेपर एग्जैक्टली नहीं आता है। और उसका पास पेपर करने का सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। पास पेपर्स आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करते हो। पास पेपर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक है? केमिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एमडी कैट में। केमिस्ट्री सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सबसे आसान, और आप ऐसा समझ लें कि आपका जो गेम चेंजर सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 25% जो है ना वो केमिस्ट्री है। अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो 25% आप ऑलरेडी लीड कर रहे हो, और अगर केमिस्ट्री में फंस गए हो, कोई चीज़ जो है वो कंफ्यूज कर रही है, तो समझ लें आप पहले से ही 25% पीछे हैं। अब इस चीज़ को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, और इस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ठीक है? इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, इसके लिए आपसे वादा है कि ये मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने कैसे करना है। लास्ट मंथ में तैयारी नहीं हो सकती। लास्ट मंथ में ही तो तैयारी होती है, इससे पहले तैयारी कर कौन रहा होता है? लास्ट मंथ में ही तो आप लोग सीरियस होते हैं। हम जो हैं वो कभी भी ऐसा होता है कि प्रेशर के बगैर जो है हम कुछ करें। इसमें ये होता है कि जिस तरह बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं ना, उनको प्रेशर हाई दो तो फिर वो रिएक्शन करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि जब तक उनके ऊपर पड़ती नहीं है ना, तब तक वो सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो लास्ट मंथ में तैयारी पॉसिबल है। आप इजीली सिर्फ उसको एक फ्रेमवर्क दें, एक स्केजुअल अच्छा बनाएं, डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, डेली कुछ कॉन्सेप्ट्स देखें, और आप उस हिसाब से तैयारी करें। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री का बता दूं कि केमिस्ट्री को जो है ना, आपने चैप्टर वाइज के, जैसे आपने पीएमडीसी के सिलेबस को उठा लिया है और केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ से आप उठा रहे हैं और उसको तैयारी कर रहे हैं। मैं तैयारी करूँगी पेपर वेटेज के हिसाब से। पेपर वेटेज के हिसाब से जो है वो मैंने कुछ 9 से 10 चैप्टर्स निकाले हुए हैं जो मुझे लाजमी प्रिपेयर करना है, और उनके अंदर से भी कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर करना है कि किस तरह से जो मेन मेन चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसमें से एक सवाल आता है और वो कभी कभी आता है, और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन दोनों में से मुझे ज़्यादा अच्छा चैप्टर कौन सा तैयार करना चाहिए? ऑफ कोर्स वो वाला करना चाहिए ना जो रिपीटेडली आ रहा है, क्योंकि उसमें से तो बार बार कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं और उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स की तादाद भी ज़्यादा है। एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 2 से 3 बातें हैं, उसके ऊपर मैं पूरा दिन क्यों लगाऊं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम क्यों लगाऊं? उसको मैं 10 से 15 मिनट में करके मैंने उसको रख देना है, और उसके बाद जो चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जो बेसिक्स हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जैसे स्टोइकियोमेट्री हो गई, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, जो फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे ये लाजमी करना है। आईयूपी की नॉमेनक्लेचर मुझे अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि लाजमी उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें नेमिंग पूछी जाती है। तो मैं इस तरह से तैयारी करूँ, अगर मैं करूँ तो ठीक है। तो आपने भी इस तरह से करना है कि आपने कोई भी चीज़ को ऐसे रैंडमली छोड़ना नहीं है, और किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर वो चीज़ जितनी आ रही है उसकी वेटेज के हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करें उसके ऊपर। और आप सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे समझ में आएगा कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है और किस तरह से उसके ऊपर हम कितना टाइम लगाएं। और हमें अगर कोई ये चीज़ समझा दे, तो केमिस्ट्री की अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको चैप्टर वाइज ये चीज़ें बता दूं और सिलेबस ब्रेक डाउन करके कि आप जो हैं ये चीज़ें ज़्यादा करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस हिसाब से फिर मैं उसकी प्रिपरेशन करूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखें। एमडी कैट में हाई स्कोर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये स्किल्स पता होनी चाहिए। स्किल्स क्या है? स्किल्स हैं, सबसे पहली जो स्किल है जो आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि कोई भी एक बात है ना, कोई भी एक स्टेटमेंट है, तो उसके पीछे साइंस क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है? जैसे अगर हम कह दें कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन जो है इसकी स्टेबिलिटी है। कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होता है? आपको पता है इसकी 3 कैटेगरीज हैं। टर्शरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कम होता है, प्राइमरी कम होता है, और उसके बाद सबसे लीस्ट जो है वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, मोनो सब्सिट्यूटेड। अब आप देखें इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आपने कैसे सीखना है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन पढ़ते ही आप समझ जाएं कि ये ऑर्गेनिक का है। दैट इज द, ये वाली सिचुएशन होगी कि कार्बन के 3 बॉन्ड होते हैं और उसके साथ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोकेटाइन है। स्टेबल ये कब होगा? टर्शरी का मतलब क्या होता है? जब इसके तीनों साइड पे ही अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों।
तो जब इसको तीनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आपको ये वाली जो सीक्वेंस है ये बता रही है, ये ऑर्डर बता रहा है, जो कि आपको डिक्रीजिंग उसमें लिखा हुआ है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा है, मोनो सबसे कम है। क्यों होता है टर्शरी कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से ज़्यादा क्यों है? इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अल्काइल ग्रुप्स आर वीकली इलेक्ट्रॉन सपोर्ट सिस्टम। तो जो हमारे पास टर्शरी वाला स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है हमारे पास कि इसके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होती है। इसके पास कम से कम भी ये 3 जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कार्बन के साथ। जब 3 डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे इस कार्बन के साथ तो ये इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट देंगे इस कार्बन को। अब जब अल्काइल ग्रुप वीकली इलेक्ट्रॉन सपोर्ट सिस्टम है, जब वो पॉजिटिव सेंटर जो कार्बन के ऊपर है कार्बोकेटाइन के साथ जितने अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो टर्शरी के पास ज़्यादा है अटैच, सेकेंडरी के पास कम है और प्राइमरी के पास सिर्फ एक डायरेक्टली अटैच है। और मोनो सबसे लीस्ट है। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की मोनो में बिल्कुल कम होती है क्योंकि उसके पास एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है ये खुद, जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है बाय द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है, तो इसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट यहाँ से नहीं मिलेगी क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी एक वीक सेंटर है, उसके पास एक बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि आप जो कॉन्सेप्ट जितने भी करें ना तो उसको आप उसकी बेसिक्स को क्लियर करें। जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट को रीड कर लिया, उस कॉन्सेप्ट की जो डिटेल है, जो एक्चुअल है साइंस उसकी, वो आप अंडरस्टैंड करें। स्पीड आपको अपनी मेंटेन करनी है कि आप कितने लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपने जैसे कि फॉर सपोज आपके पास जो है वो 180 मिनट्स हैं और आपके पास 180 एमसीक्यूज हैं। अगर आप एक एमसीक्यूज को 40 सेकंड में करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप तकरीबन जो है वो कितना टाइम इसके ऊपर बचा सकते हैं? तो आपके पास जो है वो 180 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लेंगे 120 मिनट्स के अंदर, ठीक है। सो स्टिल यू हैव 60 मिनट्स, आपके पास 60 मिनट्स होंगे जो कि जितने भी ऐसे कोई भी आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हों कि आपको ज़्यादा सोचना पड़ रहा हो या किसी एक एमसीक्यूज़ के ऊपर जो है ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो ये आपके पास अब 1 घंटा जो है वो प्रिज़र्व हो गया, जिसको आप अपने ऐसे एमसीक्यूज़ पे जिसमें कन्फ्यूजन्स थी, जो नहीं आ रहे थे, फिर आपको एलिमिनेशन टेक्निक वाले एमसीक्यूज़ के जहाँ पर आपको चारों में से कौन-सा सही ऑप्शन लगाना है, न्यूमेरिकल वाले, कॉन्सेप्चुअल वाले, ऐसे एमसीक्यूज़ जिस पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप उसको 60 मिनट्स ईज़िली इन गिने-चुने कुछ एमसीक्यूज़ को दे सकते हैं। तो आपने अब जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने ऐसे करनी है कि आप 40 सेकंड के अंदर अपना एक एमसीक्यू सॉल्व करें। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ये है कि आपने जो है वो चेक करना है कि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रीवियस वाले रिज़ल्ट से आपका रिज़ल्ट कितना बेहतर हो रहा है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक। आपने ये स्किल अगर सीख ली स्मार्ट एलिमिनेशन तो फिर ये आपको बहुत बेनिफिट देगी अगर आप एमसीक्यू सॉल्यूशन कर रहे हैं तो। किसी भी टेस्ट को आप किसी भी टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करें जो कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो है ये बहुत अच्छे से सीखनी होती है। एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर क्या होता है कि अगर आप रॉन्ग ऑप्शंस को पहले साइड पे कर दें तो आपके पास कम चॉइस बच जाती है और उसमें से फिर आप अपने ब्रेन सिग्नल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकते हो किसी एक सही ऑप्शन के ऊपर। मीन्स कि कोई एक ऑप्शन ऐसा सुना हुआ लग रहा होता है तो उसको रिकॉल करें अपने माइंड में कि ये आपने लास्ट जो है वो कहाँ पर देखा था। और एमसीक्यूज़ के अंदर आप जब भी रीड करें एमसीक्यूज़ को तो आप उसके अंदर ये देखें कि आपने अगर उसके अंदर से कोई टर्म आपके माइंड में क्लिक कर रही है तो आप अब सोचें कि ये कौन से चैप्टर का है, ये कहाँ से लिया हुआ है, फर्स्ट ईयर के अंदर से है, सेकंड ईयर के अंदर से है या फिर ये चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है। वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते आपके माइंड में उसका आंसर क्लिक कर जाएगा, ठीक है? सो आपने एलिमिनेशन टेक्निक पे भी वर्क करना है ताकि आप एलिमिनेट करें रॉन्ग ऑप्शंस को तो वो बहुत ही स्मार्टली आप उसको एलिमिनेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस मेरी बेसिक्स वीक हैं, मैं 9 से स्टार्ट करूं या फर्स्ट ईयर से? तो देखें वीक बेसिक्स का मतलब ये नहीं है कि वीक फ्यूचर, दैट इज़ रॉन्ग। के अगर आपकी बेसिक्स आज वीक हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। हर टॉपर कभी ना कभी बिगनर था, उसने भी कहीं किसी बेस से स्टार्ट किया है। तो देयर इज़ अ 5 स्टेप फार्मूला। 5 स्टेप इसका फार्मूला किस तरीके से है? सबसे पहले तो आप देखें कि आपने ऐसे नहीं है कि मेरी बेसिक्स वीक हैं तो आप 9 से पढ़ना शुरू कर दें, फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू कर दें या फिर आप ये देखें कि मैं पूरी-पूरी बुक जो है वो पढ़ लेता हूँ। तो बेटा देखें आपने पहले 9th पढ़ ली है, 10th पढ़ ली, फर्स्ट ईयर पढ़ ली, इंटर पढ़ ली, उसका रिज़ल्ट भी आप देख चुके हैं, ठीक है? अब आपको
क्या करना है, अब आपको बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। वीक टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको या तो पहले से आइडिया हो कि आपने जो टॉपिक है वो वीक है, या फिर आप इस तरीके से देखें कि आप जैसे कह दें कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीक है तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीक है तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन का पता है, आपको फंक्शनल ग्रुप का पता है, एल्केन का पता है, एल्कीन का पता है, होमोलोगस सीरीज का पता है, हाइड्रोजन और कार्बन किस तरह से बॉन्डेड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, या आपको उसकी बेसिक्स नहीं आती, आपको एक्चुअली उसकी लैंग्वेज ही नहीं मालूम है चैप्टर की। ठीक है, आपको सबसे पहले जो है वो हर चैप्टर की लैंग्वेज पे वर्क करना है। कोई भी चैप्टर आप लेंगे उसकी आप बेसिक एक लैंग्वेज होती है, उसकी टर्म्स होती हैं जो उस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली हैं, उन टर्म्स को आप पहले सीखें कि वो क्या हैं। जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं और उसके साथ कनेक्ट करें हाइड्रोकार्बन्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने लाजमी करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक की बेस बिल्ड हो जाती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेचर है वो इस तरह से है कि अगर आपने फंडामेंटल्स क्लियर किया है तो आपको हाइड्रोकार्बन्स क्लियर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स क्लियर किया है तो आपको अल्काइल हैलाइड्स क्लियर हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड्स आपको आ गया समझ में तो आप अल्कोहल्स इजीली पढ़ सकते हैं, रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। और इसके अलावा अगर आप एक चैप्टर को मिस करते हो, एक चैप्टर को सही से कॉन्सेप्ट उसका नहीं पकड़ते हो, तो नेक्स्ट चैप्टर आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। ये इसकी ऑर्गेनिक की एक नेचर है, इसमें चेन की तरह ये लिंक करते हैं चैप्टर्स कि आपने पिछला चैप्टर अच्छा पढ़ा, नेक्स्ट चैप्टर आपको आधे से ज़्यादा वैसे ही आ रहा होगा। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए लैंग्वेज जो है ना, तो आपने क्या करना होता है, लर्न द लैंग्वेज बिफोर द लेसन। आप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी लैंग्वेज पे वर्क करें। अगर आपको लैंग्वेज आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उस चैप्टर पे वर्क कर सकते हैं। देन नंबर 2 क्या है कि आपने 30 मिनट्स जो हैं वो सिर्फ थ्योरी पे लगाने हैं, इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं लगाना क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास। 20 टू 30 एमसीक्यूज आपने राइट आफ्टर रीडिंग द थ्योरी ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक गो टू द एमसीक्यूज, और 20 टू 30 एमसीक्यूज लाजमी आपने उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई चैप्टर इजी लग रहा होता है या आ रहा होता है लेकिन आपको उसके एमसीक्यूज करने नहीं आ रहे होते, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टॉपिक को ऐसा समझ रहे हैं कि आपको वो वीक लग रहा है, आप पहले उसके एमसीक्यूज लाजमी करके देखें कि 20 या 30 एमसीक्यूज आपने करें, उसके उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं जब आप उसको टैली करोगे आंसर कीज के साथ। मिस्टेक कॉपी जो है अपनी वो लाजमी मेंटेन करें, और मिस्टेक कॉपी में आपने ऐसे नहीं लिखना है कि मैं मुझे जो है वो इसका राइट आंसर ये था तो मैं ये लिख लूँ। आपने प्रॉब्लम लिखनी है यहाँ पे कि जैसे अगर आपको होमोलोगस सीरीज आइडेंटिफाई करने में इशू हुआ, आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में इशू हुआ, या फिर आपको जो है आईयूपीएक नेमिंग में इशू हुआ है, तो आप वो अपना प्रॉब्लम लिखें यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे इशू हुआ था, उसको फिर आप 30 मिनट्स में जाके थ्योरी के हिसाब से उसको क्लियर करें। और जैसे ही आपको थ्योरी समझ में आ जाती है उसकी, तो ज़रूरी नहीं है पूरा 30 मिनट्स पढ़ें, अगर आपको 10 मिनट में समझ आ रही है 10 मिनट में उसे क्लोज कर दें। देन फिर उसके बाद नंबर 5 द लास्ट वन इज दैट इज द रिवीजन। आपने रिवीजन लाजमी करना है। जो आप अपनी मिस्टेक कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर जो जो टॉपिक आपको वीक लग रहे थे, जो आपने नोट किए थे, उन टॉपिक्स को अब आप रिवाइज करें, तो अब आप देखेंगे कि एक 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 टॉपिक करके आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जो बेसिक्स हैं ये बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। एक ही दिन में ये नहीं होगा, इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 वीक पूरी प्रॉपर मेहनत करनी है। तो आप देखेंगे कि आपके अच्छे खासे टॉपिक्स जो हैं वो अब वीक से स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे आपने ये नहीं सोचना है कि ये फाइनल वर्डिक्ट हो गया है कि बेसिक्स वीक हैं तो अब ये इम्प्रूव नहीं हो सकती, वो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट का आप एक सही रोड मैप बनाएं, स्टेप बाय स्टेप उसको देखें। सिर्फ इस चीज़ को रिपीट करते रहना कि बेसिक्स वीक हैं और इस चीज़ को ना करने का एक बहाना बना लेना, तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए आपको खुद अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई मैजिक या कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप उसको कहें कि मेरी एकदम से जो है बेसिक सही हो जाए, ये एकदम से होने वाली चीज़ है ही नहीं, ना ये एक दिन में सही हो सकती है। आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें चेंज होती हैं, किसी को कोई टॉपिक नहीं आ रहा, किसी को कोई टॉपिक नहीं आ रहा, तो ये आप ऐसे समझ लें कि ये इसके लिए आपको अपनी पर्सनल एफर्ट्स सारी खुद पुट करनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें ये कहना कि मैं 9 से शुरू करूँ या फर्स्ट ईयर से, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको टॉपिक वाइज देखना है कि आपको टॉपिक कहाँ से, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है, सिर्फ उस टॉपिक को उठाएं, बुक्स को छोड़ दें। 9th और 10th से या फर्स्ट ईयर इंटर से अब कोई कंसर्न नहीं है इन चीज़ों का। आप के पास जो सिलेबस है वो ओवरऑल थ्रू आउट आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे लेके जाना है पीएमडीसी के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है,
नाउ द क्वेश्चन इज लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो लास्ट के जो 15 डेज है उसमें आपने डेली फुल मॉक टेस्ट करना है, मतलब 180 एमसीक्यूज। और 180 एमसीक्यूज को कोशिश करनी है आपने कि ये 180 एमसीक्यूज आप 120 मिनट्स के अंदर करें, क्योंकि जैसे हमने 1 घंटा अपना बचाना है कुछ खास सवालों के लिए जिन पे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से करना है आपने कि जब आप कीज़ को चेक करेंगे तो आप देखेंगे किस टॉपिक से आपके जो एमसीक्यूज हैं वो गलत हो रहे हैं, उन वीक एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर लें लास्ट के 15 डेज में, ठीक है। डेली वीक टॉपिक्स जो होंगे उसको आप रिवाइज कर लें ताकि वो इम्प्रूव हो जाएं। फार्मूला, रिएक्शन शीट्स और जो डेफिनेशन शीट्स वगैरह हैं वो आपने प्रिपेयर रखनी है, उनको आपने रिवाइज करना है डेली। प्रॉपर आपने अपनी नींद पूरी रखनी, 6 से 8 घंटे। ओवर स्लीप भी नहीं करना है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल सोना छोड़ दें, क्योंकि उससे अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा जो है वर्क करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे आप कुछ भी नहीं करने के काबिल रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी बैटरी जो है वो लो हो जाएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आप नेक्स्ट डे कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो अपना एक मेंटेन रखें, एक चीज़ों को डिसिप्लिन रखें ताकि आपकी नींद भी पूरी रहे और नेक्स्ट डे भी आप वो प्रॉपरली सारा जो रोड मैप है उसको फॉलो कर सकें। पैनिक आपने बिल्कुल नहीं होना है। ये इस चीज़ के इस पॉइंट को गौर से ज़रा सुने कि आपने पैनिक नहीं होना है। पैनिक क्यों नहीं होना है? क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो ये चीज़ आपने मॉक टेस्ट दिया और आपके जो है वो 50 या 60 में से मार्क्स आ गए, तो आपने ये नहीं सोचना है कि मैं तो अभी 13-14 दिन रह गए हैं और 50 और 60 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, और आप इस चीज़ को लेकर पैनिक हो जाएँ, परेशान हो जाएँ, प्रेशर फ़ील करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है। ये 50 और 60 मार्क्स नहीं, आपका मॉक टेस्ट है, दैट इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है? ये कोई आपका एमडी-कैट का स्कोर नहीं है। यहाँ पे ही तो आपने इम्प्रूव करना है। 50 और 60 आएँ, ठीक है, आप इसके नोट करें कहाँ से प्रॉब्लम आई है, उसको आप रिवाइज़ करें प्रॉपर्ली, उन एरियाज़ को, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको आप रिवाइज़ कर लें, उसके बाद दोबारा मॉक टेस्ट दे दें, ठीक है। डेली आपने एक मॉक टेस्ट देना है, लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है कि मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट 2 बार कर लें। एक बार आपने किया, उसको आपने सारा जो वीक एरियाज़ हैं वो आपने निकाले, उसके बाद एक सेकंड मॉक टेस्ट करें और देखें कि उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो आपने लास्ट 10 टू 15 डेज़ के अंदर ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर सुनना, बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक्स को खोल खोल के पढ़ना, नोट्स को बहुत ज़्यादा रीड करना, ये चीज़ें आपने कम कर देनी है। आपने मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान देना है और लाजमी आपने ये करना है, क्योंकि अगर आप लास्ट के 15 डेज में मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि एक्चुअली आपको एमसीक्यूज किस तरह से करने हैं। और आप जिस चीज़ की जितनी प्रैक्टिस कर कर जाते हैं, जैसे आप एमडी कैट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आप जब डेली उस पेपर को पिछले 15 दिन से कर रहे होंगे, एक मॉक टेस्ट को 180 क्वेश्चन को, तो आपके लिए एमडी कैट में चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी, आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज़ के क्या एकेडमी ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से एमडी कैट क्लियर हो सकता है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सेल्फ अपना कोई स्केजुअल नहीं बना सकते, बना लेते हैं लेकिन उस पे अमल नहीं कर सकते। उनको एक बाकायदा ऐसा समझ लें प्रेशर की ज़रूरत होती है, एक लाइन अप रखने के लिए, एक उनको ऊपर से प्रेशर चाहिए होता है, एक बैकअप करने के लिए एकेडमी की ज़रूरत होती है कि वो डेली एकेडमी जाएँ, डेली पढ़ें, डेली उनको एक स्केजुअल मिले। खुद से वो चीज़ों को मेंटेन नहीं कर सकते है। इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए एकेडमी का होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी एक अपनी रूटीन नहीं बन सकती। कभी वो पढ़ लेते हैं, किसी दिन वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंटली अपने खुद के स्केड्यूल पे काम कर सकता है, तो उसके लिए सबसे बेहतर है सेल्फ स्टडी। एक्चुअली एकेडमी के साथ भी आपको करनी सेल्फ स्टडी ही होती है, क्योंकि एकेडमी पे आपका सिर्फ एक स्केजुअल बनता है, लेकिन सेल्फ स्टडी ही आपके काम आएगी। एमडी कैट में जो मेन वर्क आएगा, आपके काम जो मेन चीज़ आएगी वो आपकी सेल्फ स्टडी है, क्योंकि तैयारी तो आपने खुद करनी है। वो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आपका एक स्केजुअल बना सकते हैं, आपकी एक कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। ये काम तो आपने खुद करना है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकेडमी आप इसलिए ज्वाइन करेंगे, सब कुछ आप अकेडमी पे छोड़ दें और वो सारा कुछ करवाएं, तो जाहिर है वो आपको एक डायरेक्शन देंगे, कुछ रोड मैप्स देंगे, रोड मैप पे वर्क तो आपने खुद करना है ना, उसको फॉलो तो आपने खुद करना है। तो आपने सेल्फ स्टडी से ही इसको एमडी कैट की तैयारी आपने करनी है। बाकी ये आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई अफोर्ड कर सकता है तो भी वो सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि एक्चुअली तो आपको यही चीज़ काम आनी है, ठीक है। बाकी ये कि मॉक टेस्ट वगैरह आप अकेडमी से देख सकते हैं, डिफरेंट अकेडमीज़ के अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट बुक्स में दिए हुए होते हैं, तो वो आप इजीली ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। फिर उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। क्या एमडी कैट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? एमडी कैट में पास होने के लिए जो मार्क्स हैं, देखिए जो एमबीबीएस है
वो आपका 55% पे पास कंसीडर होता है, और बीडीएस जो है वो 50% पे। अगर हम इस परसेंटेज के हिसाब से लगाएं तो इट मीन 55% पे अगर आपका एमबीबीएस पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको 180 में से 99 क्वेश्चंस, 99 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए। अभी इसमें मेरिट नहीं है, अभी इसमें सिलेक्शन नहीं है। और बीडीएस के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए, तभी आपका ये पास कंसीडर होगा। मीन्स अगर आपने एमडीकेट में 99 मार्क्स ले लिए और इसमें बीडीएस में 90 मार्क्स लिए तो आपका स्टिल सिर्फ पास हुआ है। बाकी अब आपको मेरिट कितना चाहिए होता है, कि आप कितना जो है वो रिक्वायर्ड होता है आपको, तो वो डिपेंड करता है आपकी ऑलरेडी कितनी वेटेज आपको सपोर्ट कर रही है एफएससी में से और मैट्रिक में से। जो आपकी एफएससी की परसेंटेज है, जो भी आपकी परसेंटेज आ रही है एफएससी की, उसको आप उसका 40% निकालते हैं और मैट्रिक का आप 10% निकालते हैं। उसके साथ फिर आप अपनी एमबीबीएस की परसेंटेज का 50% उठाते हैं, ऐड करते हैं, और आपकी टोटल परसेंटेज बनती है, टोटल एग्रीगेट बनता है। उस एग्रीगेट के बुनियाद पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज या अपने प्रोविंस के अंदर जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल की, उनके हिसाब से, उनके मेरिट के हिसाब से फिर एलोकेशन होती है सीट्स की। यहाँ पर देखें, जैसे फॉर सपोज एक एफएससी के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसकी 85 परसेंटेज है एफएससी के अंदर और मैट्रिक में उसकी 88 है, तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। आपने परसेंटेज से निकालनी है, परसेंटेज आपने मार्क्स से नहीं निकालनी। 85% है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.4 से, दैट मीन्स 40% ऑफ द 85। और उसके बाद ये कितने आ रहे हैं हमारे पास, 34। इसी तरह 88 है, इसको आप 0.1 से कर दें 8.8 आ जाएगा, ठीक है। जो मैट्रिक की परसेंटेज होगी उसको आपने 0.1 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास एफएससी की होगी उसको 0.4 से, और जो एमडी कैट के मार्क्स होंगे उसको आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है उसकी परसेंटेज को। अब देखिए एमडी कैट में सपोज इस एक स्टूडेंट है 150 मार्क्स ले रहा है, ठीक है, इसकी परसेंटेज निकाली 83, 0.5 से इसको हमने किया मल्टीप्लाई फॉर 50% ऑफ एमडी कैट वेटेज। अब आप एफएससी वाली और मैट्रिक वाली और जो एमडी कैट की आई थी 40%, 10% एंड 50%, इन तीनों का सम अप निकालेंगे तो टोटल जो आपके पास आ रही है परसेंटेज, ठीक है, वो आ रही है 84.3%। इट मीन्स कि इस स्टूडेंट के पास 84.3% का एग्रीगेट बनेगा। तो अब अगर ये जिस प्रोविंस में, उस प्रोविंस की लास्ट सीट 80 पे जा रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका नाम जो है वो लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरह से एक और केस देख लें कि एफएससी में 80% है, मैट्रिक में 85% है, एमडी कैट में मार्क्स जो है इस वाले से ज़्यादा नहीं है, 160 मार्क्स है। तो इसी तरह से हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 से किया और 0.5 से करने के बाद इसकी परसेंटेज को, तो इसका एग्रीगेट बन रहा है 84.5। सो दैट मीन्स कि आपकी एफएससी की परसेंटेज, मैट्रिक की परसेंटेज और एमडी कैट की परसेंटेज, ये तीनों कंट्रीब्यूट करती हैं आपके टोटल मेरिट के अंदर। मैट्रिक और एफएससी को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर अभी आप 26 का पेपर दे रहे हैं, 2026 का, तो आप एफएससी और मैट्रिक की कैलकुलेशन अपनी कर लें, उसके हिसाब से आप देखें कि आपका एग्रीगेट कितना बन रहा है, ठीक है। ये आपका तकरीबन 40 या कुछ बन रहे होंगे आपके मार्क्स, जितने भी आपके पास आ रहे हैं 40 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 45 तक आ रहे हैं अगर ये एफएससी और मैट्रिक को करने के बाद। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना स्कोर करना है, ये आप अपना टारगेट बना लेंगे। आपको एमडी कैट में जो है वो 175 मार्क्स लेने हैं, 175 मार्क्स लेने हैं, 170 लेने हैं, 165 लेने हैं, तो ये आप अपना टारगेट सेट कर लें अभी ही अपने अपने प्रोविंस के हिसाब से, कि आपकी एफएससी कितना दे रही है, आपकी मैट्रिक कितना दे रही है, इसको कैलकुलेट करके रख लें अपने पास अपनी परसेंटेज के हिसाब से। Just you have to multiply your percentage of FSC with 0.4 and percentage of metric with 0.1 and then add, इन दोनों के जो आंसर्स हैं उनको ऐड करें। ऐड करने के बाद आप देखें कि आपका कितना वेटेज एग्रीगेट में आ रहा है। फिर आप अपने हिसाब, उसके हिसाब से आप अपने एमडी कैट के मार्क्स का एक टारगेट सेट कर लें कि आपको इतने मार्क्स लेने हैं, ताकि आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, और उसी हिसाब से फिर आपको सीट मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, कि जो टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर पास तो आप 99 मार्क्स लेकर हो जाएंगे, लेकिन आपका नाम जो है वो यूनिवर्सिटी में रेकमेंड हो रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको सीट मिल रही है, तो वो चीज़ आपकी मेन सक्सेस है। पास होना आपकी मेन सक्सेस नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी लास्ट में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एक टॉपर फार्मूला। सिंपली आपको क्या करना है, CRPAC। CRPAC क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आपने रिवीजन करनी है, रिवीजन के साथ ही आपने प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज करना है, ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद आपने अपना प्रॉपर एनालिसिस करना है, एंड देन इस चीज़ को आपने कंटिन्यू रखना है, इसको कंसिस्टेंट रखना है, मीन्स डेली ये वर्क आपने करना है। अब आप लास्ट के 15 डेज में क्या करेंगे, ये प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज में पूरा मॉक टेस्ट चला जाएगा आपका, और उस मॉक टेस्ट को आप करने के बाद एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद वीक एरियाज को फौरी तौर पे रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि फिर दोबारा जो है एमसीक्यूज में गलती होने के चांसेस ना हो।
जिन स्टूडेंट्स की बेसिक्स वीक होती हैं, जो अपनी बेसिक्स को भी साथ में बिल्ड करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कंसिस्टेंटली जो है वो एक-एक, 2-2 टॉपिक्स के ऊपर 20 टू 30 मिनट्स लगाने हैं। जस्ट थोड़ी-सी थ्योरी देखी, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज़ किया, उसका जो वीक पॉइंट है, जो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, सिर्फ उसकी थ्योरी के ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगाया एंड देन गो बैक टू द अनदर चैप्टर। लेकिन किसी एक पॉइंट पे स्टक नहीं होना, किसी एक चैप्टर पे स्टक नहीं होना है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसको आप फॉलो कीजिएगा, दैट रियली वर्क्स। ट्रस्ट मी कि ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो। आपको विद इन अ वीक जो है इन चीज़ों का आउटपुट नज़र आएगा कि आपने प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू से, प्रॉपर एनालिसिस से कंसिस्टेंटली जब इस चीज़ को फॉलो किया है, तो आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है आप खुद देखेंगे, ठीक है? ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। एमडीकैट सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके डिसिप्लिन, सब्र और हिम्मत का इम्तिहान है। कभी स्कोर कम आएगा, कभी एमसीक्यूज़ गलत होंगे और कभी आप खुद पर भी डाउट करेंगे। लेकिन याद रखिए, एक टेस्ट का रिज़ल्ट आपकी पूरी काबिलियत का फ़ैसला नहीं करता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नजम में फ़रमाया है, वहाँ लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। इसलिए अपनी मेहनत पर कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। एडमिशन मिलना या ना मिलना अल्लाह की हिकमत और फ़ैसला है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। हर दिन कल से बेहतर बनिए, दुआ कीजिए, तवक्कुल रखिए और अपना 100% दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करेंगे और आपके लिए वही फ़ैसला करेंगे जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतरीन होगा। आमीन सुम आमीन।